So welcome aspirants to our YouTube channel We Together. I am Inderpreet Singh, All India Rank 5 in CDS IMA welcomes you everyone. Okay, ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं. ये वीडियो है हमारा पार्ट 5 ऑफ दिस सीरीज़ जिसमें हम कर रहे हैं CDS 1 2024 के मैथ्स के सोल्यूशन विद एग्ज़ाम टाइम अप्रोच. ठीक है, तो अभी हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं 10 क्वेश्चन जो आते हैं डाटा सफिशिएंसी के कि किन स्टेटमेंट्स को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है. उस क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे करे जा सकते हैं ये क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस को जो सोल्व करने की एकमात्र टिप जो मैं आपको बता सकता हूँ वो टिप ये है, अपना दिमाग मत लगाओ. जितना क्वेश्चन में गिवन है उतने तक सीमित रह के सोल्व करने की कोशिश करो. ठीक है, अपने से अजम्पशन नहीं लगाने की ये सोच खुद से अज्यूम कर लेते हैं. नहीं, जितनी स्टेटमेंट बोल रही है उतना सोचो, आपको समझ आएगा कि सोल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या आंसर बनेगा. एक बार इनके ऑप्शंस देख लेते हैं. ए ऑप्शन हमें कह रहा है कि जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट से आंसर हो सकता है, जो दूसरी स्टेटमेंट है उससे नहीं हो सकता है. सेकंड स्टेटमेंट हमें कह रही है दोनों में से किसी को भी एक बार ले ले, या फर्स्ट पहले ए को ले ले फिर हम ए को छोड़ दें एंड बी को ले ले तो वो सोल्व हो रहा है. सी स्टेटमेंट हमें कह रही है कि हम अगर दोनों को यूज़ कर रहे हैं तभी स्टेटमेंट क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, बट अगर अलग अलग से ये यूज़ कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है. डी हमें कह रहा है कि दोनों को साथ में लेने के बाद भी सोल्व नहीं हो रहा है. ठीक है, इसमें भी चलते हैं पहले क्वेश्चन में. सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन. विच वन ऑफ ए बी सी डी इज़ क्लोजेस्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी डी. देखो 4 नंबर है, उन्होंने पूछा है 4 नंबरों का अगर प्रोडक्ट कर देंगे तो उसके क्लोजेस्ट कौन सा होगा. हमें देखो नॉर्मल मैथमेटिक्स कहता है 4 नंबरों का अगर प्रोडक्ट करोगे पॉजिटिव इंटीजर से, देखो तो 4 पॉजिटिव नंबर्स का अगर प्रोडक्ट करोगे तो उस प्रोडक्ट के नियर बाय जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो उसके क्लोज होगा. ठीक है, सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो नियर बाय होगा 4 नंबर के प्रोडक्ट से. अभी पहली स्टेटमेंट को कंसीडर करते हैं. पहली स्टेटमेंट हमें कह रही है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी. अभी इसने बताया नहीं कि डी कहाँ आएगा, कि डी सबसे बड़ा है कि सबसे छोटा है, कुछ कहा ही नहीं इसने. फिर सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं. इसने कहा है सी इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट. इसने ये तो बता दिया कि सी से छोटा कोई तो है, पर कितने छोटे हैं या कितने बड़े हैं कुछ आइडिया नहीं मिला सिर्फ सेकंड को पढ़ के. पर अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो फिर देखें, इसने कहा है सी इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट, तो मतलब सी के यहाँ पे डी आएगा, एक ही जगह बच रही है डी की. जब दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास सीक्वेंस आ गया. तो अभी हम बता सकते हैं कि जो ये प्रोडक्ट है ए बी सी डी इसके नियर बाय हमारा ए होगा, बिकॉज ए सबसे बड़ा है. तो दोनों को मिला के हमारा आंसर आया है, तो इसका अब आंसर होगा क्वेश्चन सी, इन दोनों को मिला के. इफ़ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर, तो इसका आंसर सी आ गया. अब 62 करते हैं. Let mn is equals to k where m and n are prime numbers and k is even number. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन हमें कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m n माइनस n प्लस 1. तो अल्टीमेटली हमें m एंड n की वैल्यू चाहिए, जब जिसे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. स्टेटमेंट 1 हमें कह रही है m ग्रेटर देन n है, इससे हमें कोई वैल्यू नहीं मिली. m ग्रेटर देन n है कितना, 3 5 हो सकते हैं, सॉरी गलत लिख दिया, 5 3 हो सकता है, 11 7 हो सकता है, क्या हो सकता है हमें कुछ पता नहीं है ना. आगे चलते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट हमें कह रही है वन ऑफ द नंबर इज़ 2. ये तो देखो ये मस्ट था कि 2 नंबर, क्योंकि 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हमें इवन चाहिए, तो एक ही नंबर जो इवन प्राइम है वो है हमारा 2 का प्रोडक्ट किसी के साथ करेंगे तो हमारा इवन नंबर आएगा प्रोडक्ट में. ठीक है, तो उसने कह दिया जो 2 है, और 2 हमें पता है ये स्मॉलेस्ट है, 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और ये इवन प्राइम है. जो दूसरा प्राइम नंबर होगा वो इससे बड़ा होगा. अब वो इससे बड़ा कितना बड़ा होगा, वो 3 होगा, वो 5 होगा, वो 7 होगा, वो 11 होगा, क्या होगा कुछ आइडिया नहीं है. तो मतलब हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते. हमें देखो, हमें खुद से दिमाग नहीं लगाना. अभी सोचने को हम सोच सकते हैं यार 3 होगा तो 3 2 जा 6 इवन आ गया, पुट करके आंसर भी आ गया, तो हम दोनों से मिला के आंसर निकाल दे रहे हैं. नहीं, हमने खुद से अपना दिमाग नहीं लगाना कि 3 होगा कि 7 होगा.
जो क्वेश्चन जितना कह रहा है उतना करेंगे बस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे पाए। क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग स्टेटमेंट टुगेदर, तो इसका आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ़ p इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, p हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, देन व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन p पावर n डिवाइडेड बाय p प्लस 1। ठीक है, तो हमें बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। उसने फर्स्ट स्टेटमेंट में कह दिया n क्या है, हमारा प्राइम है। देखो इसे सोल्व करेंगे अब। n हमारा क्या है, प्राइम, मतलब p की n हमारा क्या है, इवन, मतलब p की पावर कुछ इवन है, उसे डिवाइड कर रहे हैं हम p प्लस 1 से। देखो सेम नंबर को अगर सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो पावर हमेशा इवन आएगी। जैसे p को अगर p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर आएगा, और जो इसकी स्क्वायर है मतलब p की पावर 2 है, 2 क्या है हमारा इवन। इसलिए हम सपोज कर रहे हैं कि p की कुछ पावर है, उसे उसी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा p इवन आ जाएगा, p की पावर इवन आ जाएगी, प्लस 1 कर देंगे, है ना, ओ सॉरी प्लस p कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, माइनस माइनस ये कट गया, यहाँ बचा हमारे पास माइनस p। तो अब हम करेंगे -1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आएगा -p -1, इसे प्लस कर दो, इसे भी प्लस कर दो, ये कट गया और ये +1, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, +1 रिमाइंडर बच रहा है। तो मतलब स्टेटमेंट 1 से तो हमारा आंसर निकल आ रहा है। अब हम यूज़ करेंगे स्टेटमेंट 2, p इज़ इवन। देखो p की पावर n है, हमें इस बार कुछ बताया नहीं, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, p की पावर n है, हमें n के बारे में कुछ पता नहीं है, पर p क्या है हमारा, इवन है। ठीक है, p प्लस 1। अभी देखो समझने वाली बात ये है कि जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि इसकी पावर ओड है कि इवन है, हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कराएं। अगर हमें पता होता कि यहाँ पे ओड है तो हम यहाँ पे किसी p ओड से मल्टीप्लाई करवाते, ताकि p ओड जब p इवन से मल्टीप्लाई होता, यहाँ p ओड से मल्टीप्लाई कराते। जैसे मान लो p की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय p की पावर, देखो p जब तक n का पता नहीं लगेगा ना, n हमारा क्या है, अभी सेकंड स्टेटमेंट सोल्व कर रहे हैं हम। देखो अभी हम कर रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट सोल्व। सेकंड स्टेटमेंट हमें कह रही है p इज़ इवन, मतलब p तो उसने बता दिया इवन है, पर n का हमें कुछ पता नहीं। जब तक हमें पावर नहीं पता होगी हमें समझ नहीं आएगा हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कराएं। जैसे जब हम यहाँ पे हमें पता था कि p की पावर इवन है, तो हमने p की पावर 1 मल्टीप्लाई p की पावर 1, मतलब 2 p की पावर ओड से p की पावर ओड मल्टीप्लाई करवाई, हमारा इवन आ गया। अभी हमें पता ही नहीं है तो यहाँ पे किससे करवाएंगे, ओड से करवाएंगे कि इवन से कराएंगे, नो आइडिया। तो मतलब स्टेटमेंट 2 के यूज़ करने से हमें आंसर नहीं मिल पा रहा है, बट स्टेटमेंट 1 का यूज़ करके हमें आंसर, हमारा रिमाइंडर मिल गया। इसलिए हम इसका ऑप्शन मार्क करेंगे कि अलोन स्टेटमेंट से हमें आंसर मिला है, जो कि ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, सो निष्कर्ष यही निकल के आता है, आपको अपना अलग से दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, जो क्वेश्चन कह रहा है उतना करना है। फिर देखो यहाँ पे कह रहा है एक्स वाई प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव। अभी यहाँ तो दोनों पॉजिटिव हों और यहाँ दोनों नेगेटिव हों, तभी हमारा जो प्रोडक्ट है पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब इसने कहा है एक्स जो है क्यूब रूट है इसका, तो यहाँ से हमें मिल गया एक्स क्या है, नेगेटिव। स्टेटमेंट 1 सिर्फ हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दे रही है। स्टेटमेंट 2 निकालते हैं। स्टेटमेंट 2 हमें कह रही है y जो है x की पावर 1/3 है। क्यूबिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो y का क्यूब इज इक्वल्स टू x है, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय y बोथ साइड कर दो, तो यहाँ पे आएगा y की पावर 4 इज इक्वल्स टू xy। अभी देखो xy इज इक्वल्स टू y की पावर 4, और हमें पता है हम भले ही नेगेटिव नंबर की पावर इवन कर दें या पॉजिटिव नंबर की पावर इवन कर दे, दोनों में जो आंसर है वो इवन ही आएगा, दोनों में जो आंसर है वो पॉजिटिव ही आएगा। अगर नेगेटिव वैल्यू की पावर इवन है फिर भी आंसर पॉजिटिव आएगा। जैसे -1 का स्क्वायर करें तो आंसर पॉजिटिव 1 आता है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू से +2 का स्क्वायर करेंगे तो वो तो +4 ही आएगा, तो वो ऑब्वियस ही बात है। तो हमें स्टेटमेंट 2 ही दे रही है कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज उसकी जो पावर है वो इवन आ रही है। इसलिए स्टेटमेंट 2 ने अलोन ही आंसर दे दिया।
तो अलोन आंसर देने पे ऑप्शन ए मार्क होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट ए बी एंड सी विद साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज ट्राइंगल इक्विलेटरल। हमें बताना है ट्राइंगल इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल होने के लिए कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी होना चाहिए। अब हम चेक करेंगे ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। फर्स्ट स्टेटमेंट, ये हमारी एक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये तभी होता है जब ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी हो, अदरवाइज़ ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 ने तो हमें दे दिया कि स्टेटमेंट 1 से तो पता लग जाएगा भाई कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बिकॉज ये है ही आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी का लगने के लिए कंडीशन ही ये है। ठीक है, तो ये हो गया। चेक करने वाली जो बात है वो स्टेटमेंट 2 में है। सबसे पहले देखो, जब ऐसा कुछ दिखे ना तो इन्हें वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, आंसर निकल आता है। अभी यहाँ पे 2a भी है, तो मतलब मेरे को यहाँ पे एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए जिसमें मैं माइनस 2a भी कर दूँ, तो ये मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको ठिकाने लगा दिया। अब मेरे पास क्या बचा है, 2a स्क्वायर बचा है। 2a स्क्वायर में मैं 2c स्क्वायर डाल दूँगा और यहाँ से -4ca ले लूँगा, तो ये मेरे को क्या दे देगा, √2a माइनस √2c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास क्या बच रहा है, 2b स्क्वायर बच रहा है प्लस 2c स्क्वायर बच रहा है, -4bc मैं यहाँ से ले लूँगा, तो ये मेरे को फिर से √2b माइनस √2c का स्क्वायर दे देगा। इन सबको प्लस कर देंगे, प्लस में है सारे, इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा ज़ीरो, बिकॉज हम इन सब को ले चुके हैं इस तरफ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0। अब इनको इंडिविजुअली 0 से इक्वेट करवा दो। a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, तो a इज इक्वल्स टू बी आ गया। वैसे ही आपका a इज इक्वल्स टू सी आ जाएगा जब आप इसे सोल्व करोगे। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। तो हमें स्टेटमेंट 2 भी क्या दे रही है, आंसर दे रही है कि यस ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड आइदर स्टेटमेंट लोन, तो इसका आंसर आएगा आंसर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद लेंथ x एंड ब्रेड्थ y इज p। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विच इज स्ट्रिक्टली नॉट अ रेक्टेंगल विच विद एडजेसेंट लेंथ x एंड y इज q। देखो p उसका रेक्टेंगल का एरिया है, वो कितना होगा एक्स वाई, बिकॉज लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे। उसके बाद अब हमें निकालना है पैरेललोग्राम का, तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं समझने के लिए। उसका ये बेस मान लो हमारे एक्स दिया हुआ है और ये हमें वाई दिया हुआ है। यहाँ पे हम निकालेंगे हाइट, यहाँ निकाल लो, ये भी वाई है, ये हाइट निकाल लो, ये हाइट निकाल लेते हैं, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब देखो ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, ये है हमारा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है परपेंडिकुलर से। इतनी बात क्लियर है। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से बड़ा है, मतलब y बड़ा है हमारी हाइट से। ठीक है, तो मतलब इसे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय x कर दो, मतलब एक्स वाई बड़ा है हमारा एक्स एच से। एक्स एच किसका एरिया है, पैरेललोग्राम का, एक्स वाई किसका एरिया है, रेक्टेंगल का। तो मतलब रेक्टेंगल का एरिया जो कि p के बराबर है बड़ा है q से। सो इज़ p ग्रेटर देन q, यस। ये है हमारा मतलब बेसिक आंसर है कि जो हमने बिना स्टेटमेंट के यूज़ किए हुए निकाल दिया। मतलब ये यूनिवर्सली करेक्ट है। कोई स्टेटमेंट हमें दी हो ना दी हो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमने सिर्फ ये जो कोफिशिएंट्स दे रखे थे इन्हीं का यूज़ करते हुए निकाल दिया कि ये यूनिवर्सली ही करेक्ट है। अभी इस x और y के बीच में 60 डिग्री एंगल हो कि ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये रेशो 2:1 हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, पर जैसे बैंक की जो डाटा सफिशिएंसी होती है ना, उसमें 5 ऑप्शन आते हैं। ई ऑप्शन डाला होता है उसमें कि क्वेश्चन इज सॉल्वेबल विदाउट यूजिंग एनी स्टेटमेंट।
तो ऐसे ऑप्शंस आते हैं, पर यहाँ पे नहीं दिया है बिकॉज हमारी OMR शीट ही 4 के हिसाब से बनी होती है, तो इसका भी हम कुछ एग्जैक्ट आंसर दे ही नहीं सकते। पर फिर भी मैं अगर जैसे मेरे को पेपर दे रहा होता मैं, मेरे को समझ आ जाती है कि ये क्वेश्चन ऐसे मतलब करेक्ट है, हमें स्टेटमेंट की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं फिर भी इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन मार्क करके ज़रूर आता है, इसे खाली नहीं छोड़ के आता। ठीक है, ये पता नहीं रहता ग्रेस मार्किंग किस हिसाब से मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सो ठीक है, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो है यूनिवर्सली करेक्ट है, इसमें हमें कोई स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये थोड़ा सा एक मतलब एरर कह सकते हैं पेपर बनाते समय। ओके, आगे चलते हैं। A circle touches all the 4 sides AB, BC, CD, DA of equilateral triangle ABCD। देखो ये एक आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को समझते हैं। एक मान लो क्वाड्रिलेटरल है, नहीं ये थोड़ा गंदा सा बन गया। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है जो इसकी हर साइड को टच कर रहा है। ठीक है, मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब हमें पता है हम एक पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट इक्वल होती है। तो मान लो ये है A, तो ये भी A होगी, ये B है तो ये भी B होगी, ये C है तो ये भी C होगी, ये D है तो ये भी D होगी। ठीक है, अब देखो आप किसी भी दो ऑपोजिट साइड का सम कर दो। देखो हम करेंगे AB प्लस DC का। AB किसके इक्वल है, A प्लस B के। DC किसके इक्वल है, C प्लस D के। यही है। यहाँ पे दूसरी ऑपोजिट साइड ले लो AD प्लस BC। यहाँ पे ऑपोजिट साइड ले ली, यहाँ पे ऑपोजिट साइड ले ली। AD की वैल्यू पुट करो, AD की वैल्यू आ रही है A प्लस D, BC की वैल्यू आ रही है B प्लस C। इसे थोड़ा सीधा कर लेते हैं तो ये आ जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D। तो हम कह सकते हैं AD प्लस DC इज इक्वल्स टू AD प्लस BC है, और ये यूनिवर्सली ही सही है ना। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल होगा और वो सर्कल उनकी चारों साइड को टच कर रहा होगा, तो जब इतना हो जाएगा कि एक क्वाड्रिलेटरल होगा, क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल होगा, सर्कल चारों साइड्स को टच कर रहा होगा, तब ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होगा। जब हम ये ऑपोजिट साइड और ये ऑपोजिट साइड का सम करेंगे, वो सम इक्वल होगा इस ऑपोजिट साइड एंड इस ऑपोजिट साइड के सम का। ठीक है, सम ऑफ द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ अ ट्रायंगल इंस्क्राइबिंग ए सर्कल विद सर्कल टचिंग ऑल द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब हम बारी है हमारी स्टेटमेंट पढ़ने की। उसने पूछा है कि पेरीमीटर क्या है क्वाड्रिलेटरल का। उसने कहा कि AB प्लस DC इज इक्वल्स टू 100 है। देखो AB प्लस DC इज इक्वल्स टू 100 है, तो हमें इसी स्टेटमेंट से पता चल गया AD प्लस BC भी 10 होगा, 10 होगा, सॉरी 100 बोल रहा हूँ, 10 होगा। ठीक है, जब उसने कहा कि AB प्लस DC 10 है तो AD प्लस BC भी 10 होगा, तो हमें इसी स्टेटमेंट से पता लग गया, और हमें पेरीमीटर भी पता लग गया कि 10 प्लस 10 20 हमारा पेरीमीटर है। तो स्टेटमेंट 1 ने अलोन सोल्व कर दिया इस क्वेश्चन को। फिर स्टेटमेंट 2 को पढ़ते हैं। AD प्लस BC 10 है, इतना पढ़ते ही हमें पता लग गया कि ऑपोजिट साइड का सम अगर 10 दे रखा है, तो जो रिमेनिंग 2 ऑपोजिट साइड्स हैं जो कि हमारी AB प्लस DC है, उसका सम भी 10 होगा। तो इसका सम भी 10 है, तो हम यहाँ से हमें पेरीमीटर मिल गया 10 प्लस 10 20। तो दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली क्वेश्चन को सोल्व कर रही हैं, तो इसका आंसर बी होगा कि आइदर स्टेटमेंट विल बी सोल्व द क्वेश्चन। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस। हमें रेशियो निकालनी है लेंथ और डायगोनल ऑफ द रोम्बस की। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वन डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज़ इक्वल टू इच साइड। ठीक है, मान लो देखो ये रोम्बस होता है, छोटे फिगर बनाते हैं, ऐसे करके टच, ऐसे करके कट करता है। हम ये वाला पोर्शन ले रहे हैं, सिर्फ ये वाला। ठीक है, तो ये पोर्शन लेते हैं, ये साइड होगी S मान लेते हैं। ठीक है, फिर उसमें से एक डायगोनल उसने बोल दिया इक्वल टू द साइड है, तो मान लो ये वाला इक्वल टू साइड है, तो फिर ये वाला हम निकाल नहीं लेंगे, इसको x मान लो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर, नहीं सॉरी ये होगा s/2। क्यों? क्योंकि उसने कहा है पूरा डायगोनल इक्वल्स टू द साइड ऑफ द रोम्बस है,
जैसे ये अगर हम रोम्बस मान लें तो ये अगर साइड है तो ये पूरी ये साइड होगी, तो ये जो हाफ ले रहे हैं ये s/2 होगा। ठीक है, और थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चन वीडियो ख़त्म करने में गलती होती जा रही है, तो इसे दोबारा लगाते हैं हम पाइथागोरस। तो ये होगा x² प्लस s²/4 इज इक्वल टू s²। यहाँ पे हमने लगा दी पाइथागोरस। ठीक है, तो x² आ गया हमारा s² माइनस s²/4, ये आ गया 3s²/4। तो x की वैल्यू हमारी आ गई √3s/2। ये कितना आ गया √3s/2। यहाँ से अब रेशो निकल आएगी, रेशो सामने दिख रही है, √3 होगी। ठीक है ना, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे s/2 कट जाएगा, √3 हमारी रेशो आ जाएगी। अब हमें स्टेटमेंट 1 ने अलोन सोल्व करवा दिया क्वेश्चन को। अब बारी है हम स्टेटमेंट 2 से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। स्टेटमेंट 2 भी अलोन सोल्व करवाएगी क्वेश्चन को, बिकॉज सिमिलर चीज़ें गिवन है, जस्ट लैंग्वेज को इधर उधर किया है। अब वो कह रहा है कि लॉन्गर डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज √3 टाइम्स इट्स साइड। साइड को हमने मान लिया है s, तो जिसका लॉन्गर डायगोनल है वो √3 टाइम है साइड के। तो जो ये हम हाफ लेते हैं वो हाफ कितना हो जाएगा, √3/2s के। सही बोला। तो फिर हम इसी को कंसीडर कर रहे हैं, साइड s है, ये डायगोनल का हाफ है, √3/2s। अब हम इस x को इस डायगोनल को निकाल नहीं लेंगे, इस डायगोनल को निकाल लेंगे हम क्या करेंगे, फिर से वही x² प्लस 3s²/4 इज इक्वल टू s²। x² इज इक्वल टू s² माइनस 3s²/4, ये आ जाएगा s²/4। तो x की वैल्यू हमारी आ गई s/2। ये हमारा कितना आ गया s/2। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये s/2 और s/2 कट जाएगा, हमारा √3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप क्या करो, अगर आप पूरा डायगोनल भी निकाल लो, पूरा डायगोनल निकालने के लिए क्या करोगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा s, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √3s, s से s कट जाएगा, फिर √3 आंसर आएगा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ने अलोन हमें सोल्व करके दे दिया, तो अलोन के लिए ऑप्शन हम यूज़ करते हैं B। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है B। सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा पेनल्टीमेट क्वेश्चन। पेनल्टीमेट क्वेश्चन हमें कह रहा है, इसे मिटा दो। पेनल्टीमेट हमें क्वेश्चन कह रहा है द कोड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r टचेस एट द पॉइंट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल विद रेडियस r। ठीक है, तो कहीं इतना पढ़ते हुए मेरे को समझ आ गया कि ये कंसेप्ट ऐसा चल रहा है कुछ, इसमें ये कोड है जो दूसरे के टेंजेंट बन रही है और इसकी लेंथ हमें 24 दे रखी है। इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, ये r है छोटा r, ये है बड़ा r। ठीक है, लेंथ ऑफ द कोड इज 24 यूनिट्स। उसने पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यूज़ ऑफ r एंड r। अब हमें पता है कि कोड को वो बाइसेक्ट कर देगी, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, ये भी 12 हो जाएगी, ये भी 12 हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये ट्रायंगल बन रहा है, ये 12, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये छोटा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है। देखो अभी अगर किसी ने तैयारी कर रखी है, उसे पता है कि भाई इसकी वैल्यू 5 आएगी, इसकी वैल्यू 13 आएगी। ठीक है, पर हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमें नहीं पता वैल्यू कितनी आएगी भाई, हमें नहीं पता इस ट्रिपलेट के बारे में, हमें बस यहाँ तक पता है कि इतना बना है। और इससे ज़्यादा हम जो दिमाग लगा सकते हैं वो ये लगा सकते हैं कि r² इज इक्वल्स टू r² प्लस 12 होगा, बस इतना दिमाग हम लगा सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है स्टेटमेंट 1 में कि r इज़ एन इंटीजर, r हमारा क्या है, इंटीजर है। हमें नहीं पता r इंटीजर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, -3 है। अब लेंथ तो माइनस में हो नहीं सकती, तो 1 2 3 4 5 कितना है नहीं पता, तो इससे तो कुछ बात बनी नहीं। r भी है हमारा इंटीजर, क्या इंटीजर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ बात नहीं बनी। दोनों को मिला के सोचते हैं, r भी इंटीजर है, स्मॉल r भी इंटीजर है, बिग r भी इंटीजर है, तो फिर इससे भी कोई बात नहीं बनी, हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। एटलीस्ट एक वैल्यू तो एग्जैक्ट मिली होती, कहीं से नहीं मिल रही, तो हम आंसर नहीं दे सकते। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कि हम आंसर देना पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड, तो ऑप्शन है इसका डी। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट
तो ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, 25 मिनट का है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो मतलब आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ते रहो और लाइक करो वीडियो को। अगर इस वीडियो ने आपको 1% भी हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को महाकाल के नाम पे, ठीक है। ठीक है, सो वो कह रहा है PQRS मिड पॉइंट है साइड ABCDCA, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं, कुछ नहीं जाता हमारा बनाने में। क्वाड्रिलेटर हमने बना लिया ABCD। अब उसने कहा है मिड पॉइंट है, ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S। उसने कहा इन्हें जोड़ दो, तो जोड़ दो। उन्होंने ही नहीं कहा, पर मैं अपनी तरफ से जोड़ दे रहा हूँ क्वेश्चन को सोल्व करने में। वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। देखो, जब भी हम मिड पॉइंट्स को मिला के क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो एरिया हाफ हो जाएगा। ट्रायंगल में भी सेम होता है। जब हम मिड पॉइंट्स का यूज़ करते हुए एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाते हैं तो यहाँ पे पेरीमीटर हाफ होता है, एरिया 1/4 हो जाता है। क्योंकि देखो ना, 4 सेम ट्रायंगल बन गए, पेरीमीटर हाफ हो जाता है। पर क्वाड्रिलेटरल में अलग है, क्वाड्रिलेटरल में एरिया हाफ हो जाता है, ठीक है। अभी स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 हमें कह रहा है ABCD 100 है। अगर ABCD 100 है तो अंदर वाला 50 हो जाएगा, तो डिफरेंस 50 निकल आया। तो डिफरेंस हमें मिल गया स्टेटमेंट 1 से। तो स्टेटमेंट 1 आइदर सोल्विंग, मतलब अलोन सोल्विंग द क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट। सेकंड, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज़ 50। अब उसने अंदर का 50 दे दिया कि अंदर वाला जो PQRS है वो 50 है, तो अंदर वाला 50 है तो बाहर वाला 100 होगा। डिफरेंस फिर मिल गया 50 का। तो स्टेटमेंट 2 इज़ अगेन इंडिपेंडेंट, उसने भी क्वेश्चन को खुद से सोल्व कर दिया, इंडिपेंडेंट वूमेन, ठीक है। तो इसका भी हम लिख सकते हैं कि आंसर्ड बाय आइदर स्टेटमेंट अलोन, तो इसका ऑप्शन आएगा B, ठीक है। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको ये क्वेश्चन समझा सकूं, उस तरीके से समझा सकूं जिस तरीके से आप एग्ज़ाम में सोल्व कर पाओ। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करो, नहीं लगी अच्छी वीडियो तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम अगली वीडियो में और ज़्यादा अच्छी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। अगली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 71, 72, 73, 74 एंड 75। अगली वीडियो में हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। ये वाली वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, 5-7 मिनट में ये वीडियो सोल्व हो जाएगी। उसकी अगली वीडियो को थोड़ा लंबा खींचेंगे, उसमें हम ये वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, नहीं अर्थमेटिक को अलग से करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री आ गई, इसे करेंगे, ठीक है। तो अगले पार्ट में मिलते हैं, बने रहिए चैनल के साथ।